Good morning, students. Now we are again here to do a new worksheet of English. Okay, आज की नई वर्कशीट है वर्कशीट 21. ओके, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश. और आज डेट क्या है? 22 अगस्त 2020. ओके, सो क्लास 10th आपको सबसे पहले अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नेम लिख लेना है अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद अपनी वर्कशीट आपको स्टार्ट करनी है. आज आपको बहुत अच्छा और यूनिक टॉपिक दिया. अब ये यूनिक मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपके सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है, बट ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है और ये टॉपिक आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में भी आए आगे चलकर. इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे और सुनेंगे कि इसमें क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में. ओके, क्लास, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ओके, आपके आंसर्स दिए जाएंगे. देन अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट. वर्कशीट में क्या है आज, चलिए देखते हैं. न्यू एजुकेशन पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है? अब आप लोगों ने न्यूज़ में और हर जगह सुना होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, बट ये है क्या, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, इसमें क्या क्या चीज़ें, ठीक है, ये जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है. तो आप स्टूडेंट हैं, आपके लिए जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको अपनी फ्यूचर एजुकेशन के लिए और फ्यूचर कैरियर के लिए ये बहुत हेल्पफुल है. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या बताया गया है. सबसे पहले आपको बोला गया है न्यू स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन. मतलब स्कूल एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो नया है. कैसे है नया? सबसे पहले आपका 10+2 होता था, बट अब आपका जो सिस्टम है वो चेंज करके क्या कर दिया गया है? 5+3+3+4. आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में ही आपको यहाँ पे हाईलाइट करके बोला गया है कि 5+3+3+4. अब ये क्या है, रीड करते हैं. 3 years इन प्री स्कूल एंड 12 years इन स्कूल. आपको शुरुआत के जो 3 साल हैं, ठीक है, जब बच्चा एजुकेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसके जो शुरुआत के 3 साल हैं वो उसके प्री स्कूल में जाएंगे. अब आप सोचेंगे प्री स्कूल में बच्चा क्या पढ़ता है? तो प्री स्कूल में बच्चा सीखेगा. क्या सीखेगा? कि उसकी जो फिज़िकल मेंटल जो स्किल्स हैं और ये सारी चीज़ें हैं उनको कैसे वो डेवलप करे, इसके लिए वो हेल्पफुल होंगी. उसके प्री स्कूल कैसे हेल्पफुल होगा? कि उसको इमोशनली डेवलप करेगा, उसे मेंटली डेवलप करेगा, उसे फिज़िकली डेवलप करेगा, ठीक है, और ये सभी हेल्पफुल होंगी उसकी आगे की एजुकेशन के लिए और करियर के लिए, ठीक है. और इसमें बच्चे को क्या सिखाया जाएगा प्री स्कूल में? पॉजिटिव हैबिट्स, कॉमन एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन. ओके, इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे वो पॉजिटिव हैबिट्स अपनाएं. तो ये 3 साल बच्चे को अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए, बातें कैसे करें, मतलब नए लोगों से मिलें तो कैसे उनसे मीट करें, ठीक है. ये सारी चीज़ें इसमें बताएंगे. तो उसके बाद आ जाता है एंड 12 years इन स्कूल. 12 साल जो स्कूल के हैं जिसमें बच्चा एजुकेशन लेगा प्रॉपर तरीके से, वो हैं फिर, ठीक है. तो ये इंक्लूड है 5+3+3+4 में. ओके, अब हम आ जाते हैं 4 children ऑफ 3 to 6 years. ओके, मतलब वो बच्चे जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं उनके लिए क्या होगा? प्री स्कूल, ठीक है. प्री स्कूल मतलब बाल वाटिका. अब बाल वाटिका और प्री स्कूल क्या है? बाल वाटिका और प्री स्कूल जो मैंने अभी आपको बताया, जिसमें बच्चे को क्या सिखाया जाएगा? इसमें बच्चे को सिखाया जाएगा कि उसके मेंटल, फिजिकल और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हो, उसमें पॉजिटिव हैबिट्स कैसे आए और उसके लिए एक कॉमन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो आराम से जाके ये सीख सके और जान सके कि उसे एजुकेशन कैसे लेनी है, ठीक है, और वो वहाँ पे जाके फ्रेंडली हो जाए. ये ना हो कि उसे वहाँ जाने में डर लगे या किसी भी तरीके का फियर ना हो उसके अंदर, ठीक है. तो ये इसके लिए है. देन उसके बाद आ जाता है फाउंडेशनल स्टेज, मतलब एज 6 to 8 years इन क्लास 1 to. ओके, मतलब क्लास 1 और 2 में बच्चे को, जो 6 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए फाउंडेशनल स्टेज है. अभी फाउंडेशनल स्टेज क्या है? इसमें क्या होता है? फाउंडेशनल स्टेज वो है जिसमें बच्चे को डेवलपिंग नॉलेज, स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग, एटीट्यूड,
टू अचीव गोल्स, मतलब उनको ये बताया जाएगा या सिखाया जाएगा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चे की नॉलेज को कैसे डेवलप करें, ठीक है, उसके अंदर की जो स्किल्स हैं उन्हें कैसे डेवलप करें, उन्हें कैसे एनहेंस करें, ठीक है। और जो बच्चे की अंडरस्टैंडिंग है, जिसे हम कहेंगे समझ शक्ति, ठीक है, उसे कैसे डेवलप करें, उसका जो एटीट्यूड है कि उसको अपने गोल्स को कैसे पाना है, ठीक है, उसे लाइफ में क्या करना है, ये सारी चीज़ें ये छोटे जब होते हैं बच्चे तभी से सिखाई जाती हैं। पर उनका तरीका जो होता है वो अलग होता है कि पहले बच्चों को छोटी छोटी चीज़ें सिखाई जाती हैं कि बेटा आपको ये करना है, इसमें आप कैसे मोटिव अपना जो है वो पा सकते हैं, ठीक है, आपका जो गोल है उसे कैसे पूरा कर सकते हैं। तो यहीं से शुरुआत होती है बच्चे के अंदर मोटिवेशन की कि वो आगे फ्यूचर के लिए तैयार हो। तो इसी में आपको क्या नॉलेज, स्किल, अंडरस्टैंडिंग और एटीट्यूड उसका क्या करना होता है, डेवलप करना होता है। ओके, अब हम आ जाते हैं एज 8 to 11 ईयर्स। इसमें क्या होता है कि क्लास 3 to 5 इसके लिए है, ये 3 to 5 क्लास के बच्चों के लिए, और एज ग्रुप क्या है 8 to 11। ये क्या है, प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज मतलब क्या होता है, जिसमें हम बच्चे को प्रिपेयर करें, तैयार करें। प्री स्कूल में तो हमें सिर्फ बच्चों को डेवलप करना था कि वो मेंटल और इमोशनल और फिजिकल क्या हो जाए, डेवलप हो जाए किसी भी चीज़ को करने के लिए। उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज था। फाउंडेशनल स्टेज में बच्चे की जो नॉलेज है, स्किल है, अंडरस्टैंडिंग, उन्हें डेवलप किया जाता है कि उसका एक तरीके से मतलब तैयार किया जाता है कि वो उसके लिए एबल हो जाए। और प्रिपरेटरी स्टेज में जो होता है बच्चे को प्रिपेयर कर दिया जाता है पूरी तरीके से, इसलिए तैयार कर दिया जाता है कि जो बच्चा है हेल्प द स्टूडेंट अंडरस्टैंड ऑल सब्जेक्ट थ्रू एक्यूरेट इवेल्युएशन। मतलब बच्चे की मदद की जाती है कि वो सभी सब्जेक्ट को सही तरीके से समझ सके और उनका इवेल्युएशन कर सके, ठीक है, कि वो किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ रहा है, कैसा है, तो ये सारी चीज़ें बच्चा समझ सके, उसमें बच्चे की हेल्प की जाती है, ठीक है। तो 3 to 5 की जो बच्चों की ये एज ग्रुप होता है, इनमें उन्हें तैयार किया जाता है वो सब्जेक्ट्स को समझ सके। इससे पहले उनकी स्किल्स पे, उनके इमोशन और मेंटल जो डेवलपमेंट थी इस पे ध्यान दिया जाता है। पर प्रिपरेटरी में बच्चों के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे समझ सके, उनको ये तैयार किया जाता है कि वो सब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें अच्छे से समझ सकें। उसके बाद इस स्टेज में ये भी होता है कि रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सके, लॉयल सिटीज़न बन सके, ठीक है, मतलब एक सच्चा और अच्छा जो है सिटीज़न बन सके। किसका, स्कूल का, अपने होम का, मतलब अपने घर का, स्कूल का, या फिर अपनी स्ट्रीट का, अपनी गली का। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बच्चे को सिखानी है, ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में। तो ये इस स्टेज में बहुत ज़रूरी होता है। और एक और पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स। इस स्टेज में बच्चों को ये भी सिखाया जाएगा कि जैसे गुड कम्युनिकेशन स्किल, बच्चे का जो बोलने का तरीका है उसमें डेवलपमेंट हो, उसका जो पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट मतलब जो भी डिसीजन वो ले या फिर जिस भी ऑब्जेक्टिव को उसे पाना है, उसका जो गोल है जो भी है उसको पाने के लिए वो पॉजिटिव रहे। और किसी से कोई भी कन्वर्सेशन करता है, कोई भी बात करता है, तो उसमें उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट मतलब किसी भी टॉपिक पे जब आप बात करते हैं पर वो पॉजिटिव होती है उसे कहते हैं। ओके, सो इसके बाद आपको बोला गया है एज जो है मिडल स्टेज की। ओके, मिडल स्टेज एज जो आपकी है 11 to 14 ईयर्स, ठीक है। अब इसमें 6 to 8 बच्चा जो है उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए कहा गया है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन द साइंसेस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़। बच्चे की जो एज ग्रुप है 11 to 14, इसमें आपको बोला है कि बच्चे का जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, ठीक है, जैसे साइंस है, मैथ है, आर्ट्स है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें बच्चा जब तक खुद किस चीज़ को नहीं समझेगा या खुद नहीं देखेगा तब तक उसे वो समझ नहीं आएगी, चाहे आप उसे कितना भी समझा लो। इसीलिए इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करके खुद सीखें, खुद जानें, लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस करें उस चीज़ को। अगर मैं कहूँ कि बच्चों को साइंस के बारे में कुछ पढ़ाना है, ठीक है, तो उन्हें अगर मैं वो चीज़ पढ़ा दूँगी तो शायद उन्हें समझ आएगा कुछ %। लेकिन अगर मैं उन्हें
थ्रू एक्सपेरिमेंट समझाऊँ, ठीक है, तो उन्हें वो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंड होगा, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे उस बात को। मैथ्स में अगर मैं किसी भी फॉर्मूले को बच्चे को सिर्फ बता दूं कि ये फॉर्मूला है, इसे लर्न कर लो, तो उन्हें नहीं समझ आएगा। लेकिन अगर मैं उस फॉर्मूले को बताऊं कि ड्राइव कैसे हुआ है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, कैसे है, और वो बच्चे खुद भी ट्राई करके देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, वो अपना भी ब्रेन यूज़ करेंगे, तो यहाँ क्या होगा कि बच्चा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है फॉर्मूलों के साथ, वो जानने की कोशिश कर रहा है। आर्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप नहीं करते तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि उसमें आप क्या क्या सीख सकते हैं और क्या क्या जो है वो डेवलप कर सकते हैं। मतलब आपकी जो फाइन स्किल्स होती हैं, ठीक है, ये सभी जो है वो कैसे डेवलप होंगी। मतलब आपका जो हाथ है, ठीक है, आपको इसे कैसे टर्न करना है, अगर सर्कल बनाना है, आपको कोई शेप बनानी है, तो वो सारी चीज़ें आप तभी सीखेंगे जब तक आप उसको खुद नहीं कर लेते। तो आपको क्या कहा है कि एक्सपेरिमेंट लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, पर इसके साथ मैं एक दो पॉइंट्स के साथ इसे बताना चाहूँगी कि लर्न थ्रू द एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस के थ्रू इसे लर्न करना, ठीक है। मतलब इस मिडल एज में जो बच्चे हैं 11 to 14, इसमें क्या करेंगे, इसमें बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करेंगे। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स, बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, ठीक है, बच्चों की भी भागीदारी होनी चाहिए, मतलब एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है। बच्चे भी जो हैं वो क्वेश्चन करें या जवाब दें, बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझें। तो ये आप लोग की बात हो रही है कि आप लोग तभी किसी चीज़ को समझ पाएंगे जब आप उसको खुद करके देखेंगे। ओके, देन अगर आप इसका साइकिल देखेंगे तो साइकिल में आप देखेंगे कि बच्चा एक्सपीरियंस करेगा, अगर उसने एक्सपीरियंस किया तो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब वही चीज़ वो समझेगा, तो वो उस चीज़ को करके दिखा सकता है। फिर उसको कॉन्सेप्चुलाइज करेगा, मतलब सोचेगा कि वो चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंट, बच्चा एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, ठीक है, मतलब आप लोग क्या कर पाएंगे, एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे कि ये चीज़ क्यों हुई है, कैसे हुई है। तो ये एक साइकिल है जो चलता रहेगा, ठीक है। तो मिडल स्टेज में एक्सपेरिमेंट लर्निंग इन द साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़। ओके, देन अब हम आ जाते हैं सेकेंडरी स्टेज पर। किस पे आ जाते हैं, सेकेंडरी स्टेज पर। ओके, सेकेंडरी स्टेज पे आपको क्या बोला है कि ये एज ग्रुप किसके लिए है, 14 to 18। ओके, और क्लास कौन सी है, 9 to 12, इसे हम सेकेंडरी स्टेज कहेंगे। ओके, सो इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको कहा गया है कि मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट्स चॉइस टू सब्जेक्ट, और बच्चे की चॉइस होनी चाहिए सब्जेक्ट में। तो इसमें आपको क्या बोला है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ मोर देन वन अकेडमिक मीन्स सब्जेक्ट। ओके, मतलब बच्चा एक अकेडमिक से हट के, इसमें आप जो स्ट्रीम बोलते हैं ना, स्ट्रीम हटा दी जाएगी, इसमें आपको स्ट्रीम नहीं चूज़ करनी, इसमें आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आप चाहते हैं। आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी। क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा क्रिटिकली सोच पाएगा किसी चीज़ को, ठीक है, उसके ऊपर गहन चिंतन कर पाएगा कि वो जो भी सोच रहा है, समझ रहा है, ठीक है, वो क्यों है, उसके रीजंस क्या हैं, उसके पीछे के, और उसको गोल तक कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें। मतलब अगर आपको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ कि आपने डिसाइड कर लिया आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, ठीक है, तो आप जो भी बनना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले आप सोचेंगे कि मुझे ये चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे करनी है, इसके लिए मुझे ये पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है, मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। तो आप इसमें क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब आपको पूरी छूट होगी कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। 9 to 12 आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है आप पढ़ सकते हैं, आप पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही सब्जेक्ट दिया जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें पढ़ना क्या है, जो आपकी चॉइस है। देन अब हम आ जाते हैं, स्कूल एग्ज़ाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स। बच्चों, आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक है, इसमें यहाँ पे बताया गया कि जो स्कूल एग्ज़ाम्स होंगे वो 3 लेवल्स पे होंगे। कितने लेवल्स पे, 3 लेवल्स। और वो लेवल क्या होंगे, क्लासेस 3, 5, 8, मतलब 3rd, 5th और 8th, ये 3 क्लासेस हैं जिसमें आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे इन 3 लेवल्स पे। उसके बाद आ जाता है असेसमेंट। असेसमेंट विल शिफ्ट टू अ फॉर्मेटिव स्टाइल विच विल टेस्ट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स।
आपको इसमें क्या बोला है कि असेसमेंट बच्चों का क्या जाएगा फॉर्मेटिव स्टाइल में। किसमें? फॉर्मेटिव स्टाइल में। फॉर्मेटिव स्टाइल में अगर आप बच्चे का क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो इसमें बच्चे की हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है इसका टेस्ट लिया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग और क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, ये सभी चीज़ें होंगी असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। जैसा आप लोग अभी करते आए हैं वैसे ही फॉर्मेटिव स्टाइल जो है इसमें वही बात की जा रही है कि फॉर्मेटिव स्टाइल में बच्चों का क्या किया जाएगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, मतलब आपकी जो सोच और समझ की शक्ति होती है ना, कि आप कैसे सोच सकते हैं, किसको अलग अलग किसी भी एक टास्क को अलग अलग जो है ओपिनियन में कैसे सोच सकते हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग किसी चीज़ के ऊपर आप जो करते हैं, या कोई भी मतलब कोई कॉन्सेप्ट है तो उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दिए जाए, तो ऐसे आपका असेसमेंट होगा। मतलब आपको जो है वो क्रिएटिव बनाया जाएगा और आपकी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है इस पर फोकस किया जाएगा। जो असेसमेंट होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। उसके बाद है बोर्ड एग्जाम्स विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिज़ाइन फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, कंटिन्यू होंगे, मगर ये डिज़ाइन किए जाएंगे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए। ऑल राउंड डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चे का पूर्ण रूप विकास हो सके। ये नहीं कि बच्चे ने एक चीज़ तो सीख ली पर दूसरी चीज़ उसे नहीं आती। ठीक है, तो वो हर चीज़ में क्या होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, मतलब उसे हर चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद है बोर्ड एग्ज़ाम्स विल हैव लेसर स्टेक्स, मतलब बोर्ड एग्जाम्स का बच्चों के ऊपर जो प्रेशर होता है वो कम होगा। ठीक है, ऑल स्टूडेंट विल बी अलाउड टू टेक बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस ड्यूरिंग एनी स्कूल ईयर, मतलब किसी भी स्कूल का जो ईयर में आप अपना बोर्ड एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, 2 बार। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा आप 2 बार देना है आपको किसी भी स्कूल के ईयर में, मतलब जैसे 9th में हो, 10th में, ऐसे क्लासेस की बात की जा रही है। ओके, 1 विल बी मेन एग्जामिनेशन एंड 1 फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, इफ़ डिज़ायर्ड, अगर ज़रूरत है तो। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि एक जो होगा मेन एग्ज़ाम वो तो आपका होगा ही, ठीक है, वो तो कंपलसरी ही है, जो सबका होगा। ठीक है, पर जो एक है वो है इम्प्रूवमेंट, अगर ज़रूरत होगी तो वो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बोला गया है यहाँ पर। उसके बाद आपको बोला है होम लैंग्वेज, मदर टंग, लोकल लैंग्वेज विल बी यूज टू टीच टिल 8th क्लास तक बच्चे को मदर टंग में, होम लैंग्वेज में या लोकल लैंग्वेज जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें ही पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो। ठीक है, उसकी नॉलेज बढ़े। यहाँ पे नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस किया जा रहा है, इसीलिए आपको आपकी मदर टंग पे फोकस करना होगा। ओके, यहाँ पे आपको क्या क्या कहा गया है, ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल, आपको 2 लेवल्स पे हर सब्जेक्ट को ऑफर किया जाएगा। ठीक है, फॉर विच बिगनिंग विल बी डन विथ मैथमेटिक्स। जैसे आपको मैं मैथमेटिक्स का एग्जांपल बता दूं कि एक होगी बेसिक मैथ्स, क्या होगी, बेसिक मैथ्स। ओके, दूसरी क्या होगी, स्टैंडर्ड मैथ। ठीक है, अब बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ में क्या अंतर होगा। बेसिक मैथ्स वो होगी जो 10th क्लास तक आपको पढ़ना है। अगर आप मैथ में अपना फ्यूचर नहीं देखते, मतलब अगर आपको लगता है कि आप मैथ में अपना फ्यूचर नहीं बनाना चाहते, आप किसी और सब्जेक्ट में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो आप बेसिक मैथ पढ़ेंगे 10th क्लास तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको आगे चल के, ठीक है, 10th क्लास के बाद आपको मैथ में अपना फ्यूचर बनाना है, मतलब मैथ सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो आप वहाँ पे स्टैंडर्ड मैथ क्या करेंगे, पढ़ेंगे 10th क्लास तक। ओके, इसके बाद वो जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। देन अब आपको बोला गया है स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैग लेस डेज, जो स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे उनके 10 बैग लेस डेज होंगे, ड्यूरिंग विच दे आर टॉट अ वोकेशन ऑफ देयर चॉइस, मतलब जो भी उन्होंने वोकेशन चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो 10 दिन होंगे, 10 बैग लेस डे, मतलब 10 दिन आपको समझ लो स्कूल बैग लेके नहीं जाना, वो आपके वोकेशन डे होंगे। उसमें आपको क्या करना है कि आपको वो स्किल्स या वो चीज़ें सीखनी है जो आपका इंटरेस्ट है। ओके, जैसे कि आपको मान लो
पॉटरी मेकिंग पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, या आपको कोई मेंटल वर्क करना पसंद है, या कारपेंट्री पसंद है, आपको कोई भी ऐसा काम जो आपको पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, सिंगिंग पसंद है, तो ये सब जो चीज़ें हैं आपके वोकेशन में आ जाएंगी, जो आप एक्स्ट्रा उन 10 डेज़ में सीखेंगे और सिर्फ इन्हीं पे फोकस करेंगे और इन्हीं में अपनी स्किल्स को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। इसमें और ज़्यादा आप अपने आप को डेवलप करेंगे। ओके, तो ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा। अब हम आ जाते हैं आज के क्वेश्चन पे। आज क्वेश्चन आपको क्या मिला है? आज का आपका क्वेश्चन है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सपीरियंसिंग योर व्यूज़ अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको अपनी प्रिंसिपल को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है जिसमें आप एक्सप्रेस करेंगे अपने व्यूज़ की, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, आप क्या थिंकिंग है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर। आपको कितने लेटर्स में लिखना है? ये आपकी जो वर्ड लिमिट है वो कितने की है? 120 to 150 वर्ड्स की लिमिट है। और आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स कहे गए हैं। पहला पॉइंट क्या है? थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप एक्साइटेड हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ठीक है। थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट, ऐसी चीज़ें जिनके लिए आप कंसर्न हैं, ठीक है, मतलब आप उनके लिए क्या है, आपके माइंड में कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि ये कैसे होगा, ठीक है, वो जो आपके दिमाग में होता है ना कि हाँ हम कैसे करेंगे, वो वाली बात, ठीक है। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड, और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा हो, मतलब यहाँ पे आपको बोला है कि आप किस चीज़ को लेके एक्साइटेड हैं, किस चीज़ को लेके परेशान हैं कि ये चीज़ सही होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, और किस चीज़ को लेके आपका क्वेश्चन है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है, ये सभी चीज़ें आप अपने लेटर में लिख सकते हैं जब आप एक्सप्रेस करेंगे कि मुझे ये डाउट है या मुझे ये क्वेश्चन है, मैं इस चीज़ को लेके खुश हूँ या मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, अपने इस लेटर में लिखेंगे। किसको? अपने प्रिंसिपल को, कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें मेरे व्यूज़ क्या हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन में आपको जो ये लेटर है ये अभी नेक्स्ट पेज पे करवाऊंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब आ जाते हैं हम आंसर की तरफ। हमें लेटर किसको लिखना है? प्रिंसिपल को लिखना है अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के जो हमारे व्यूज़ हैं इससे लेकर, वो हमें अपने प्रिंसिपल से शेयर करने हैं, ठीक है, कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मैंने आपको फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें हैं जो ऐड कर सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगी अभी साथ के साथ। तो देख लेते हैं क्या है फॉर्मेट। सबसे पहले आप लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, ओके, और जो आपका लेटर हो द प्रिंसिपल से भी स्टार्ट हो सकता है, ओके। देन आप क्या लिखेंगे? योर स्कूल नेम, ओके। सबसे पहले आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आप एक लाइन का गैप देके क्या लिखेंगे? योर स्कूल नेम, मतलब अपने स्कूल का नाम लिखना है आपको यहाँ पर, ठीक है, जिस स्कूल में भी आप पढ़ते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे? योर स्कूल एड्रेस, अपने स्कूल का फिर आपको एड्रेस लिखना है। स्कूल नेम और एड्रेस अलग अलग लाइंस में लिखेंगे, ओके। अपने स्कूल का जो भी एड्रेस है वो लिखेंगे। देन फिर एक लाइन का गैप देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे डेट, ठीक है। डेट आपको लिखनी है सबसे पहले, उसके बाद आपको जो भी डेट है उसके साथ मंथ और फिर स्लैश डाल के जो भी ईयर है, ओके। इसी फॉर्मेट में आपको डेट भी डालनी है, इसीलिए मैंने लिख दिया है डेट, मंथ एंड ईयर, ओके। अब हम आ जाते हैं सब्जेक्ट की तरफ, ओके। फिर एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है सब्जेक्ट, ओके। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? रिगार्डिंग माई व्यूज़ ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू प्रिंसिपल। आपको जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड व्यूज़ हैं, ठीक है, वो आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है। तो ये आपने छोटा सा सब्जेक्ट लिखा है जो आपका जो पूरा लेटर है उसके बारे में बता रहा है एक लाइन में, ओके। उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, जो भी आपके प्रिंसिपल हैं, सर हैं, मैडम हैं, जो भी, ओके। देन अब हम आ जाते हैं लेटर की बॉडी पर, ओके। सो यहाँ पे आपको बोला है विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट। यहाँ तक तो आप लिखेंगे, ठीक है, सभी लिखेंगे। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि अब यहाँ से आपको लिखना है आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट न्यू एजुकेशन पॉलिसी बिकॉज इट साउंड्स सो हेल्पफुल
for our future growth and development. But my concern is all about facilities will have provided us from government in future, like to choose subjects, teachers availability, and how to devote time stamps in every subject and skill. यहाँ आपको क्या बोला गया है? सबसे पहले लाइन में आपने बोला कि मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज़ को लेके, किसको? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर, बिकॉज इट साउंड सो हेल्पफुल फॉर आवर फ्यूचर, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है, मतलब समझ आ रहा है कि हमें सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, ये हमारे फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. बट माई कंसर्न इज़, पर मेरा कंसर्न है, मेरी चिंता जो है वो है, इज़ ऑल अबाउट, किन चीज़ों को लेके? फैसिलिटीज़ विल हैव प्रोवाइडेड अस फ्रॉम गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें फैसिलिटीज़ दी जाएंगी उसको लेकर. ठीक है, कि फ्यूचर में वो जो फैसिलिटीज़ होंगी वो कैसी होंगी और हमें पूरी तरीके से मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी. ठीक है, लाइक टू चूज़ सब्जेक्ट्स. ठीक है, जैसे हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमने सब्जेक्ट तो चूज़ कर लिया, लेकिन क्या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी? टीचर्स अवेलेबिलिटी, मतलब क्या हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या हमें टीचर्स मिलेंगे? एंड हाउ टू डिवोट टाइम स्टैम्प्स इन एवरी सब्जेक्ट एंड स्किल, और हम अपना टाइम हर सब्जेक्ट और स्किल को दे पाएँ, क्या ऐसा कुछ मतलब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऐसा कुछ भी है तो इस चीज़ को लेके चिंता है, जैसा हर बच्चे को होगी, आपको भी होगी, कि ये कैसे मैनेज होगा, इन सारी चीज़ों को लेके जो कंसर्न है वो लिखा है आपने. उसके बाद बोला है माई मेजर क्वेश्चन इज व्हेन एंड हाउ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन आर स्कूल. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, तो वो जो बच्चा है वो क्या कहेगा कि मेरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, मेरा मेजर क्वेश्चन मतलब मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि ये एजुकेशन पॉलिसी कब, ठीक है, व्हेन एंड हाउ, और कैसे, कब और कैसे हमारे स्कूल में इम्प्लीमेंट होगी, मतलब कब आएगी, कब तक इम्प्लीमेंट होगी और कैसे इम्प्लीमेंट होगी. ठीक है, जैसा आप लोग भी सोच रहे होंगे. ठीक है, सो अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे? सो माई रिक्वेस्ट टू यू काइंडली गाइड मी अबाउट दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो आप यहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने टीचर से, ठीक है, जो भी प्रिंसिपल हैं आपके, कि मुझे गाइड करें इसके बारे में कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारे स्कूल में कैसे लागू होगी. ठीक है, और इसके क्या क्या जो पॉइंट्स हैं वो होंगे. तो एज अ स्टूडेंट ये सब आपकी भी प्रॉब्लम या आपके भी क्वेश्चंस होंगे, आपका भी कंसर्न होगा इन चीज़ों को लेके, वही चीज़ें आप इस लेटर में लिखेंगे. तो वो तीनों पॉइंट ध्यान में रखते हुए कि आपका कंसर्न क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या हैं और आप कितने एक्साइटेड हैं, इस लेटर में मैंने आपको क्या लिख के दिखाया है. सो अगर सिर्फ आप एक्साइटेड हैं तो आप यही लिख सकते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हूँ. ठीक है, आप यहीं पे लिख के अपने लेटर का एंड भी कर सकते हैं, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कंसर्न है, तो आप वो भी लिख के इसको पूरा कर सकते हैं. और अगर आपको ये तीनों चीज़ें लिखनी है तो वो मैंने आपको अवेलेबल करा रखी हैं. आपको ये पता चल गया कि इसकी जो बॉडी है वो कैसे लिखनी है. ठीक है, मतलब ये लेटर कैसे लिखा जाएगा ये आप देख सकते हैं इसमें. ओके, इसके अलावा आप एंड में लिखेंगे थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर नेम एंड योर क्लास. अपना नाम लिखेंगे जिसको आप साथ में सिग्नेचर के नाम से जानते हैं या सिग्नेचर करेंगे. ओके, और अपना क्लास लिखेंगे. तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा. और लेटर लिखेंगे, अगर आपको कोई और डिफरेंट पॉइंट्स हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ आया तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स जो हैं उसमें लिख के बता सकते हैं कि आपको किस बात की प्रॉब्लम है, आपको कुछ नहीं समझ आया है तो. और आज का आपका एक बहुत ज़रूरी टास्क है जो मैं आपको दे रही हूँ, जो आपको करके शायद मज़ा आएगा. वो ये है कि अपने कमेंट बॉक्स में जाएंगे आप, और उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड अगर आपकी भी कोई नॉलेज है तो आप टाइप करके बता सकते हैं कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में क्या नया जाना और क्या नया सीखा. ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिख के बताइए कि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या नया सीखा. ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स.